गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के बारे में, यानी आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, कास्केड एम्पलीफायर के बारे में, यानी कि क्या बहुचरणी प्रवर्धक के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। कास्केड एम्पलीफायर यानी कि बहुचरणी प्रवर्धक के बारे में डिस्कस किया था ना। उसमें क्या होता था, हमारे पास कितने बहुत सारे प्रवर्धक, जैसे एक प्रवर्धक है जिसकी लब्धि कितनी है A1, इसी के आगे हम क्या लगा देते थे, दूसरा प्रवर्धक लगाते थे। सीरीज में क्या कर देते थे, हम कनेक्ट कर देते थे A3। ऐसे बहुत सारे प्रवर्धकों को कनेक्ट कर देते थे। तो ये जो एम्पलीफायर होता था, ये जो प्रवर्धक होता था, वो क्या कहलाता था, कास्केड या बहुचरणी प्रवर्धक कहलाता था। इसका उपयोग किस लिए करते हैं हम प्रवर्धक का, संकेत या सिग्नल को एम्पलीफाई कराने के लिए, प्रवर्धन कराने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा जो सिग्नल या संकेत है, ऑडियो है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रवर्धित करा देंगे, बढ़ा देंगे। तो बहुत सारे प्रवर्धक में से गुजारते हैं ताकि इसकी शक्ति जो हो जाती है बढ़ जाती है, और ये जो ऑडियो है ये हमें अच्छे से सुनाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की। तो देखो, यह तो बहुचरणी की बात करी थी। अगर हम दो चरण की बात करें, यानी कि क्या टू स्टेज, दो चरण प्रवर्धक की बात करें, यानी कि टू स्टेज एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक प्रवर्धक होता है हमारे पास क्या, A1, एक दूसरा प्रवर्धक होता है हमारे पास क्या, A2। दो एम्पलीफायर हो गए, दो प्रवर्धक हो गए। इसमें हमने क्या दिया, निवेशी संकेत दिया V1, और पहले ये इसका प्रवर्धन करेगा, फिर वो प्रवर्धन कम होता है, इसकी शक्ति और ज़्यादा ये बढ़ा देगा, और निर्गत हमें मिल जाएगा क्या, ये। तो ये हमारे पास कितनी स्टेज हो गई, कितना चरण हो गया, दो एम्पलीफायर का उपयोग किया है। क्योंकि जब हम ये संकेत को इसमें भेजते हैं तो पहला वाला एम्पलीफायर, पहला वाला प्रवर्धक इसका बहुत कम प्रवर्धन कर पाता है, बढ़ा दिया ना, देखो इसका आयाम। फिर दूसरे वाले में से गुजारते हैं तो और भी ज़्यादा प्रवर्धन है। इसलिए जितना हमें प्रवर्धित करना होता है, जितना हमें एम्पलीफाई करना होता है, उसके हिसाब से उतने ही एम्पलीफायर सीरियली कनेक्ट करते हैं, जिसलिए हम बोलते हैं इसे कास्केड बोलते हैं ना। तो देखो, इसमें यहाँ V1 गई, यहाँ हमारे पास मिलेगी जो वोल्ट था। सारे संकेत किसके रूप में होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, वोल्टता के रूप में, वोल्टेज के रूप में, और करंट के रूप में, है ना, धारा के रूप में। तो ये V1 है, इसमें से गया ये संकेत आ गया हमारे पास, V2 आ गया। ठीक है, जैसे हमारी आवाज़ होती है, ऑडियो सिग्नल होता है जैसे मोबाइल में जो सुनाई देता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। फिर ये इसमें जाएगा तो इस देखो, इसका और ज़्यादा प्रवर्धन हो गया। तो कितने स्टेज है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो दो चरण का क्या है, ये प्रवर्धक है, एम्पलीफायर है। हम बात करते हैं आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की। प्रीवियस क्लास में हमने डायरेक्ट कपलिंग की बात करी थी, प्रत्यक्ष युग्मन की बात करी थी, है ना। यहाँ तो ये तो क्या है, हमारे पास ब्लॉक आरेख है, ब्लॉक डायग्राम है ये। अब देखो, वास्तव में ये एम्पलीफायर होता है, प्रवर्धक होता है, और ये भी क्या होता है, प्रवर्धक होता है। और हम जो प्रवर्धक काम में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक काम में लेते हैं, कॉमन एमीटर काम में लेते हैं। तो देखो, पहले एम्पलीफायर यानी पहले प्रवर्धक को लेंगे, फिर दूसरा प्रवर्धक लेंगे। पहले प्रवर्धक का जो निर्गत है वो दूसरे प्रवर्धक में दे देंगे, एम्पलीफायर में दे देंगे, और फिर हमें निर्गत संकेत मिल जाता है।
लेकिन इसमें करना क्या है, आरसी युग्मित करना है, आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर करना है ना। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले हम ये बना रहा हूँ मैं फर्स्ट स्टेज का। तो देखो जब भी आप एम्पलीफायर बनाते हो, प्रवर्धक बनाते हो, तो ट्रांजिस्टर ही तो होता है उसमें, और उसको सक्रिय क्षेत्र में हम काम में लेते हैं, एक्टिव रीजन में काम में लेते हैं। ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि करंट कहाँ जा रही है, बाहर की ओर, और इस ट्रांजिस्टर का नाम मैंने धर दिया क्या, T1। इसके कितने टर्मिनल होंगे, 3 होंगे। ये कौन सा होता है जहाँ करंट आती है, E। ये वाला कौन सा होता है, B आधार बेस, और ये होता है हमारे पास C यानी कि कलेक्टर और संग्राहक। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं, RC भी बोल सकते हैं इसे, RL भी बोल सकते हैं। यहाँ से निर्गत लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। साथ में हमारे पास यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस और कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे कनेक्ट होते हैं। ये हमारे पास क्या है, R1 और ये R2। ये रेजिस्टेंस R1 और R2 हम क्यों काम में लेते हैं, बाइसिंग के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर क्या देते हैं, हम निवेशी देते हैं क्या, V1 देते हैं। ठीक है, निवेशी क्या दे दिया, V1। यहाँ E पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध कनेक्ट होता है क्या, RE कनेक्ट होता है। ठीक है, और ऊपर जो है हमारे पास वो क्या है, VCC। ये दिष्ट वोल्टता होती है, ताकि हमारे पास ये ट्रांजिस्टर किस में कार्यरत हो सके, एक्टिव रीजन में, सक्रिय क्षेत्र में। और सक्रिय क्षेत्र में जब ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं तभी हमारे पास क्या होता है, ये प्रवर्धक की तरह कार्य करता है, एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। तो उसके लिए आप जानते हो कि उत्सर्जक आधार संधि जो होती है वो फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए, अग्र बायस होना चाहिए, और कलेक्टर बेस यानी संग्राहक आधार संधि जो होनी चाहिए वो रिवर्स बायस करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये B और ये क्या है, E है, तो इसको अग्र बायस करना है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, NPN होता है। तो P को अग्र बायस करने के लिए ये देखो किससे जुड़ा होगा, ये पॉजिटिव से। VCC एक क्या है, बैटरी है, तो ये तो हो गया अग्र बायस। और कॉमन बेस यानी उभयनिष्ठ C को हमें क्या करना होता है, पश्च बायस। C क्या है, N, और N पश्च बायस होने के लिए, रिवर्स बायस होने के लिए किससे कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव। तो ये VCC क्या कर रहा है, कॉमन, ये जो है कलेक्टर बेस यानी आधार संग्राहक संधि को तो रिवर्स बायस कर रहा है, पश्च बायस कर रहा है, और उत्सर्जक आधार संधि को क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस कर रहा है, अग्र बायस कर रहा है, ताकि ये जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से रीजन में काम कर सके, कौन से क्षेत्र में काम कर सके, सक्रिय क्षेत्र में काम कर सके, एक्टिव रीजन में काम कर सके, जिसमें वो किसकी तरह बिहेव करता है, प्रवर्धक की तरह बिहेव करता है। क्लियर है, ये तो बात हो गई ये पहले चरण के प्रवर्धक की, ये हो गई। अब ये दूसरा प्रवर्धक होता है, 2 चरण देख रहे हैं हम, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो दूसरे के लिए भी हमारे पास क्या होगा, वही ट्रांजिस्टर लेंगे हम, एम्पलीफायर है, प्रवर्धक है, तो सेम होगा हमारे पास। ये हमने वही उभयनिष्ठ उत्सर्जक क्या ले लिया, ट्रांजिस्टर ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, B है, ये हमारे पास क्या है, E है, और ये हमारे पास क्या होता है, C होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऊपर चाहे तो RL रेजिस्टेंस ले लो, चाहे RC ले लो, RL ले लिया मैंने। यहाँ पर हमारे पास कनेक्ट होता है 2 रेजिस्टेंस से। एक रेजिस्टेंस मैंने ले लिया क्या,
एक रेजिस्टेंस ऊपर वही क्या ले लिया, R1 ले लिया, और नीचे जो रेजिस्टेंस मैंने ले लिया काम में वो क्या ले लिया, R2 रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान जो है वो कितना है, RE है। और इसके बाद हम यहाँ से C से, कल भी हमने किया था, C से हम क्या लेते हैं, निर्गत लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं क्या, V0। अब देखो ये नीचे नीचे कनेक्ट है तो इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ VCC है, इसको भी तो अग्र पश्च बायस करना होगा, इसलिए इसे भी हम किससे जोड़ते हैं, VCC से। अब VCC बैटरी है, ध्यान रखना, वो क्या कर रही है, इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रख रही है, सक्रिय क्षेत्र में रख रही है। ठीक है, एक्टिव रीजन में, सक्रिय क्षेत्र में। तो ये दोनों को मैं एक साथ ही लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे कनेक्ट कर दिया और दोनों पर VCC, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में आ जाएंगे, एक्टिव रीजन में आ जाएंगे। अब देखो निवेशी कितना है हमारे पास, V1 है, ये यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ C पर निर्गत मिलता है, और C से जो आउटपुट आएगा, निर्गत आएगा, इसको हम दूसरे में दे देते हैं। इससे जो निकलता है, यहाँ मान लो कितनी वोल्टता आई, V2 आई। ठीक है, V2 वोल्टता इस ट्रांजिस्टर से मिल रही है, C और E से हम निर्गत लेते हैं, ध्यान रखना इसमें। V2 आई, ये V2 दूसरे में जा रही है, ये V2 देखो दूसरे ट्रांजिस्टर, ये इसमें जा रही है। ये तो होता है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या, प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज, और ये दूसरा ट्रांजिस्टर आ जाता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, द्वितीय चरण यानी सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो ये V2 इस ट्रांजिस्टर में गया, यहाँ गया, और यहाँ निर्गत मिल जाता है। लेकिन आप ध्यान रखना, जब हम RC की बात करते हैं, RC युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की बात करते हैं ना, तो इसमें हम किसका उपयोग और लेते हैं, संधारित्र का, कैपेसिटर का और उपयोग लेते हैं, यूज लेते हैं। तो ये चीज़ को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक प्रवर्धक, ये भी एक प्रवर्धक, प्रवर्धक को ऐसे दर्शा सकते हैं, ये दूसरे प्रवर्धक को ऐसे। पहले प्रवर्धक से जो निर्गत आ रहा है दूसरे प्रवर्धक में दिया, ये फर्स्ट प्रवर्धक है, मैं बना देता हूँ, देखो ये डैश डैश वाली, ये क्या है हमारे पास, पहला प्रवर्धक है, और इससे जो निर्गत आया वो दूसरे प्रवर्धक में दे दिया और यहाँ निर्गत मिल गया। लेकिन RC युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक कब होगा, ये जब हम यहाँ से, देखो ये जो सारा काम हो रहा है VCC है ना, यहाँ जो सारा काम हो रहा है ना, वो किस में हो रहा है, दिष्ट में हो रहा है। हमारा जो निवेशी संकेत होता है, इनपुट होता है, वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती होता है। ठीक है, जैसे कोई ऑडियो सिग्नल है हमारे पास, मोबाइल में जो आवाज़ आती है, मैंने कल एग्जांपल दिया था, जैसे हम फ़ोन करते हैं दूसरे के मोबाइल में, वो सुनता है तो वो पहले वाला जो व्यक्ति बोलता है वो ऐसे हवा में होते हुए दूसरे के मोबाइल में आ जाती है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, मतलब क्षति हो जाती है उस सिग्नल में, तो उसको दूसरे को सुनने से पहले उसको क्या करते हैं, हम मोबाइल में एम्पलीफाई करते हैं, प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कैसा संकेत होता है, हमारी आवाज़ ऑडियो होती है, ऑडियो सिग्नल होता है। ठीक है, बीच में सारा काम किस में होता है, दिष्ट में होता है, DC में होता है, और जो निर्गत संकेत मिलेगा वो आवाज़ ही होती है, वो AC होती है, यानी कि क्या होती है, प्रत्यावर्ती होती है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, संधारित्र का उपयोग करते हैं। जब हम निवेशी संकेत दे रहे हैं ना, वहाँ पर एक संधारित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जब हम निर्गत संकेत लेते हैं तो यहाँ पर भी एक हम किसका उपयोग करते हैं, संधारित्र का। मैंने बताया था यहाँ से प्रत्यावर्ती संकेत जाता है, ये पूरा काम दिष्ट होता है। दिष्ट यहाँ ना आए, प्रत्यावर्ती में ना मिले, दिष्ट और प्रत्यावर्ती ना मिले, इसलिए ये संधारित्र लगा होता है AC और DC।
यहाँ प्रत्यावर्ती संकेत का प्रवर्धन होता है, यहाँ से ये ऐसे जाएगा, जब ये यहाँ आएगा तो ये जो संधारित्र होता है ये वाला, ये क्या करता है, दिष्ट वाले भाग को तो रोक लेता है, केवल प्रत्यावर्ती वाला भाग जाता है, क्योंकि हमारी आवाज़ जो होती है ना वो प्रत्यावर्ती होती है। क्या होती है, प्रत्यावर्ती होती है, एसी, तो वो एसी मिल जाती है। आवाज़ किसकी फॉर्म में होती है, वोल्टा के रूप में होती है और धारा के रूप में होती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट चरण यानी कि प्रथम स्टेज यानी कि पहले वाले प्रवर्धक से जो निर्गत आ रहा है और दूसरे में दे रहे हैं ना, वो हम किसके द्वारा देते हैं, एक संधारित्र के द्वारा देते हैं, और इसका नाम मैंने दे दिया सीसी। इसे बोलते हैं हम युग्मित संधारित्र यानी कि कपल कैपेसिटर। इसी की हेल्प से ही हम यहाँ पर क्या देते हैं, हमारे पास ये जो निर्गत आएगा वो दूसरे में देते हैं। इसका काम भी वही होता है कि प्रत्यावर्ती को तो जाने देगा और दिष्ट को क्या कर देगा, ये रोक देगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कपलिंग कर दी हमने, पहले वाले का जो निर्गत आ रहा है दूसरे वाले में निवेश कर रहे हैं, उससे पहले हमारे पास किसकी हेल्प से, संधारित्र की हेल्प से, कैपेसिटर की हेल्प से। जबकि कल की क्लास में हमने किसकी हेल्प से पढ़ा था, डायरेक्ट कपलिंग पढ़ी थी, सीधे ही जोड़ दिया था। ये कौन सी कहलाती है, आरसी, क्योंकि इसमें आर और सी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस तरीके का जो प्रवर्धक होता है वो क्या कहलाता है, आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक कहलाता है। ठीक है, तो आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। देखो क्या करते हैं। ठीक है, आरसी युग्मित वह ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, वह ट्रांजिस्टर प्रवर्धक यानी कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जिसमें युग्मन लोड या युग्मन जाल के रूप में, जिसमें युग्मन लोड, कपलिंग लोड, युग्मन लोड या युग्मन कपलिंग यानी जाल के रूप में प्रतिरोध संधारित्र जाल प्रयोग में लाया जाता है। प्रतिरोध संधारित्र जाल प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसे आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक कहते हैं। उसे आरसी युग्मित, आरसी कपल्ड, उसे आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर प्रवर्धक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर हो गया वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक है। ठीक है, इस प्रवर्धक में हम बात कर लेते हैं। दो ट्रांजिस्टर हैं, एक तो T1 है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक ट्रांजिस्टर T1 है, दूसरा ट्रांजिस्टर क्या है, T2 है। ठीक है, प्रथम चरण में कौन सा ट्रांजिस्टर काम में आ रहा है, T1। द्वितीय चरण में कौन सा ट्रांजिस्टर आ रहा है, T2 काम में आ रहा है। RL क्या है हमारे पास, लोड प्रतिरोध है। CC जो है हमारे पास वो युग्मन धारिता है। ठीक है, हमारे पास जो प्रथम चरण है ये वाला, इससे जो निर्गत हमारे पास संकेत होगा, ठीक है, इसको द्वितीय चरण में भेजा जाता है, युग्मित किया जाता है, कपल्ड किया जाता है, किसकी हेल्प से, संधारित्र की हेल्प से। ठीक है, प्रथम चरण से जो हमारा संकेत कैसा होता है, प्रत्यावर्ती, और ये पूरा काम किस में होता है, दिष्ट में। ये इसको कौन से क्षेत्र में रखता है, सक्रिय क्षेत्र में। यानी एमीटर बेस जंक्शन जो होता है, उत्सर्जक आधार संधि अग्रवायस, और कलेक्टर बेस यानी कि संग्राहक आधार संधि क्या होती है, पश्चवायस होती है। अब यहाँ से जो संकेत आएगा ना, ये सीसी क्या करता है, इसमें केवल प्रत्यावर्ती को आगे जाने देता है और दिष्ट को क्या कर देता है,
रोक देता है, प्रत्यावर्ती को आगे जाने देता है और दिष्ट को क्या कर देता है, रोक देता है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो हमारे पास क्या है, ये ई है, इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पर एक संधारित्र का उपयोग और करते हैं। कहाँ पर, आर ई पर, और इस संधारित्र का नाम दे दिया मैंने सी ई। ऐसे यहाँ आर ई पर भी हम एक संधारित्र का उपयोग करते हैं, क्या, सी ई का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये संधारित्र सी ई क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पर वोल्टता मिलती है ना, उसका पुनर्निवेश नहीं होने देते हैं। ये बाईपास प्रदान कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ये जो अगर धारा या वोल्टता इसमें से आती है तो ज़्यादा, तो ये क्या नहीं करते हैं, पुनर्निवेश नहीं होने देते हैं, फीडबैक नहीं होने देते हैं। ये अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके कारण इसकी जो लब्धि होती है वो घटती नहीं है। इसलिए हम सीई और इस सीई का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या कि आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का, आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का एकल चरण का आवर्ती अनुक्रिया विश्लेषण। ठीक है, आवर्ती अनुक्रिया विश्लेषण, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, यानी कि जो हमारे पास आरसी युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक है, उसके प्रथम चरण का आवर्ती अनुक्रिया विश्लेषण करते हैं। ये 3 तरीके से होता है। एक तो होता है मध्य यानी कि मिड, एक होता है लो यानी कि निम्न, एक होता है उच्च यानी कि हाई पर। तो सबसे पहले हम जो करते हैं ना, वो किस पर करते हैं, मध्य आवृत्ति परास पर। ठीक है, मध्य आवृत्ति परास यानी कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, मध्य आवृत्ति परास का मतलब होता है, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब होता है कि जो हमारा संकेत होता है ना, उसकी आवृत्ति जो होती है वो मिड फ्रीक्वेंसी होती है, मध्य आवृत्ति होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कितने से कितने का, 300 से 30,000 हर्ट्ज तक का, इतनी आवृत्ति का क्या होता है, संकेत होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है हमारे पास, जब हम मध्य आवृत्ति परास की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो युग्मन संधारित्र होता है, युग्मन संधारित्र क्या, सीसी, युग्मन संधारित्र क्या, सीसी, ये जो संधारित्र है और ये सीई, इनका जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है ना, ये क्या होता है, निष्प्रभावी होता है। यानी कि इनका इफेक्ट नहीं पड़ता है भैया, ये कनेक्ट भी होते हैं तो इनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम इसको नगण्य मानकर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब देखो इसका हम क्या करते हैं, सरलीकृत यानी सिंप्लीफाइड एच प्राचल मॉडल बनाते हैं, एच मॉडल बनाते हैं। बहुत पढ़ा है, सिंगल स्टेज की बात करी है, प्रथम एकल चरण की बात करी है ना, प्रथम चरण यानी एकल चरण की बात करी है, यानी कि हम इतने की बात कर रहे हैं। देखो एक चरण की, एक ट्रांजिस्टर की, इतने की। अब ये जो ट्रांजिस्टर है
ये जो हमारे पास प्रवर्धक है इसका H प्राचल बनाना है हमें। और मैंने आपको बताया था जो H प्राचल होता है सरलीकृत, उसमें क्या क्या होता है। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये देखो, E नीचे है, ये है उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर का कैसे बनता है हमारे पास, यहाँ तो होता है HIE, निवेशी वोल्टता कितनी है V1, यहाँ पर V1, ठीक है। निवेशी करंट B है यहाँ पर, ये बहुत पढ़ लिया हमने, ये तो रटा होना चाहिए। IB, यहाँ स्रोत होता है हमारे पास क्या, HFE इंटू IB। उसके बाद हमारे पास क्या लगा होता था, लोड लगा होता था क्या, RL। तो ये RL हमने क्या कर दिया, लगा दिया, IC। तो ये जो प्रवर्धक है ना, ये इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था बहुत बार ना, इस सर्किट से। ये कौन सा है, H प्राचल, H परिपथ है, H सर्किट है। अब देखो ये जो है हमारे पास, ये निवेश कहाँ जा रहा है, दूसरे पर। अब जब हम इसका H प्राचल बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास क्या होगा, ये जो वोल्टता आई ना पहले वाले से निकलकर, ये वोल्टता दूसरे वाले, इसका भी ऐसे ही होगा, दूसरे का आप H प्राचल बनाओगे तो वो भी यही होगा, HIE होगा, यहाँ होगा HFE इंटू क्या होगा, IB होगा, ये वही ग्राउंड होगा, ये होगा, यहाँ फिर क्या होगा, RL होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट से निवेश का इनपुट कितना किया V1, और यहाँ से निकल कितना रहा है, V2 निकल रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, V2 है। और ये V2 कहाँ जा रहा है, सेकंड पर जा रहा है, सेकंड के निवेशी पर जा रहा है। और सेकंड का निवेशी कौन सा होता है, ये वाला भाग, ये कौन सा होता है, निवेशी होता है, इनपुट होता है। और ये वाला भाग कौन सा होता है, आउटपुट। तो यहाँ निवेशी क्या है, HIE, तो हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं कितनी, HIE। और यहाँ पर कितनी वोल्टता जा रही है हमारे पास, V2 जा रही है। कितनी वोल्टता जा रही है, देखो निवेशी पर V2 जा रही है, तो HIE पर वोल्टता कितनी है, V2। तो यहाँ तक तो क्या है, ये फर्स्ट स्टेज का है, प्रथम चरण का है। और ये सेकंड पर जा रहा है, ये दूसरे पर जा रहा है। तो दूसरे का निवेशी में क्या होता है, HIE, इसके निवेशी, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। आगे की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमें कितना देखना है, एकल चरण के बारे में डिस्कस करना है, सिंगल स्टेज के बारे में डिस्कस करना है। तो इस तरीके से हम इसका क्या बना लेते हैं, जब हम संकेत जो होता है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी का होता है, मिड फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारी जो ऑडियो है, इसका अगर हमें प्रवर्धन कराना है मोबाइलों में, ताकि मोबाइल में आवाज़ साफ सुनाई दे, तो इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 300 से 330,000 हर्ट्ज। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, मिड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब यहाँ देखो, इस स्थिति में लोड क्या होगा, देखो ये जो है ना हमारे पास, वैसे तो लोड होता है क्या, RL, लेकिन अब दो प्रतिरोध जुड़ गए हैं हमारे पास, एक तो RL और HIE जुड़ गए ना, दो, RL भी जुड़ गया और क्या जुड़ गया, HIE भी जुड़ गया, ठीक है। तो इस चरण में प्रभावी लोड क्या होगा वो देखते हैं। ये दोनों कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/Z L = 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसका आप क्या लोगे, लघुत्तम लोगे। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ZL की वैल्यू क्या आएगी, RL प्लस HIE/RL इंटू क्या, HIE आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसमें निर्गम वोल्टता निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। आउटपुट वोल्टेज क्या है, V2 है। अब देखो इस सर्किट को मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ HIE, यहाँ करंट क्या, IB, और ये हमारे पास क्या है, V1। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, HFE इंटू क्या, IB, और इन दोनों का लिख सकता हूँ क्या, ZL। और यहाँ वोल्टता कितना, V2, और यहाँ करंट क्या, IC।
तो V2 की वैल्यू जो होगी ना, मैंने बताया था कि हमेशा हम ऐसे लेते हैं जबकि IC उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। V बराबर क्या होता है IR, तो I कितना होगा, करंट कैसे जा रही है, देखो U जा रही है, तो क्या होगा माइनस IC, और इसके सापेक्ष ले रहे हैं, इसके सापेक्ष देखो V बराबर IR से, तो ZL में करंट कितनी है IC, तो IC इंटू ZL हो गया। V2 इज इक्वल टू IC की वैल्यू कितनी होती है HF इंटू IB, यही तो करंट आ रही है, देखो IC किसके इक्वल होती है HFE, ये पहले कर चुके हैं, HFE इंटू IB, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो देख लेना, ठीक है। फिर कॉमन एमीटर में यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक में V1 किसके इक्वल आता है, ये IB इंटू H, इसमें देखो ये प्रतिरोध है, यहाँ पर वोल्टा V1 है, इसमें कितनी करंट जा रही है IB, ओम्स लॉ क्या कहता है V इज इक्वल टू IR, तो कितनी वोल्टा होगी IB इंटू क्या HIE हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, वोल्टता लाभ, वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। AV और M का मतलब होता है मध्य आवृत्ति पर, मिड फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, निर्गत वोल्टा अपॉन निवेशी वोल्टा होता है। निर्गत वोल्टा का मान HFE इंटू IB इंटू ZL अपॉन IB इंटू HIE, IB से IB क्या हो गया कैंसिल, तो AVM इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस HFE अपॉन HIE इंटू क्या ZL, और यहाँ पर HFE अपॉन HIE ये निकल गया, AVM इज इक्वल टू HFE अपॉन HIE को क्या लिख सकते हैं हम GM इंटू क्या लिख सकते हैं ZL, तो AVM इज इक्वल टू माइनस GM, और ZL की वैल्यू क्या है, देखो ZL की वैल्यू ये निकली थी RL इन प्लस HIE अपॉन RL इंटू HIE, इतना वोल्टा लाभ होता है RC कपल्ड एम्पलीफायर का, कब, मध्य आवृत्ति परास में, ठीक है। यानी जो हमारा निवेशी संकेत है उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए 300 से 30,000 हर्ट्ज तक। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।